नमस्ते। तो आज की क्लास में हम इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अनोखी कहानी समझेंगे। हम सोचते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, धुआं, लेकिन असली कहानी शायद कुछ और ही है। बिल्कुल। ये स्टोरी आम सोच से काफी अलग है। ऐसा नहीं है कि बस मशीनें आईं और हाथ का काम एकदम से खत्म हो गया। असली कहानी में आप देखेंगे कई मोड़ हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शुरुआत में इंडिया की ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के कंट्रोल में थीं। हाँ, और उनका इंटरेस्ट कुछ खास चीजों में था, जैसे कि चाय और कॉफी के प्लांटेशंस, अच्छा। और इसके अलावा इंडिगो और जूट की खेती। वो ये सारा माल मतलब इंडिया में बेचने के लिए नहीं बनाते थे। तो फिर किसके लिए? ये सब बाहर यानी एक्सपोर्ट करने के लिए था। उनका फोकस यूरोप का मार्केट था। नाउ लिसन केयरफुली। जब 19th सेंचुरी के एंड में इंडियन बिजनेसमैन ने अपनी इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किया, तो उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं स्मार्ट काम किया। उन्होंने मैनचेस्टर से आने वाले इंपोर्ट किए गए कपड़ों से सीधा पंगा नहीं लिया। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ सिंपल वे। ब्रिटिश मिल्स से बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा आता था, बहुत फाइन क्वालिटी। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने कपड़ा बनाने के बजाय मोटा सूती धागा यानी कोर्स कॉटन यार्न बनाना शुरू किया। सिर्फ धागा, कपड़ा नहीं। हाँ, सिर्फ धागा। इसको ध्यान से समझना। ये धागा या तो इंडिया के हैंडलूम वीवर्स इस्तेमाल करते थे। अच्छा, जो हाथ से कपड़ा बुनते थे। बिल्कुल। या फिर इस धागे को चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। एक अलग ही मार्केट था उनके लिए। फिर 20th सेंचुरी की शुरुआत में एक बड़ा बदलाव आया, स्वदेशी मूवमेंट। राइट, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनलिस्ट्स ने विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट करने को कहा, चीजें मांगने लगे। और दूसरा, उसी टाइम चाइना में जापान और चाइना की अपनी मिल्स लगने से इंडियन यार्न का एक्सपोर्ट गिर गया। ओह, तो एक तरफ से उनका एक्सपोर्ट मार्केट बंद हो रहा था। हाँ, और दूसरी तरफ देश के अंदर एक नया मार्केट खुल रहा था। इस डबल सिचुएशन की वजह से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। बिल्कुल। अब वो सिर्फ धागा नहीं, बल्कि धागे से कपड़ा यानी क्लॉथ भी बनाने लगे। उनके पास अब लोकल डिमांड थी। और इसका रिजल्ट जबरदस्त था। 1900 से 1912 के बीच इंडिया में कॉटन पीस गुड्स यानी सूती कपड़े का प्रोडक्शन डबल हो गया। डबल? हाँ, डबल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्वदेशी मूवमेंट का रोल इंडस्ट्री पर क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी धीमी थी, लेकिन वॉर ने सिचुएशन को एकदम से बदल दिया। कैसे? सिंपल है, ब्रिटेन की मिल्स वॉर के लिए सामान बनाने में बिजी हो गई। उन्होंने आर्मी के लिए यूनिफॉर्म्स, टेंट्स और बहुत कुछ बनाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से मैनचेस्टर से इंडिया में कपड़े का इंपोर्ट बंद हो गया, एकदम बंद। अचानक इंडियन मिल्स के पास सप्लाई करने के लिए एक बहुत बड़ा होम मार्केट यानी अपना देश का मार्केट खुल गया। सिर्फ यही नहीं, इससे भी बड़ी बात हुई, इंडियन फैक्ट्रीज को भी वॉर के लिए सामान सप्लाई करने के ऑर्डर मिले। अच्छा, उनको भी? हाँ, जैसे जूट की बोरियां, आर्मी के लिए कपड़े, टेंट्स, लेदर के जूते और भी बहुत कुछ। इस बूम की वजह से नई फैक्ट्रीज लगाई गईं और पुरानी फैक्ट्रीज में मल्टीपल शिफ्ट्स में काम होने लगा। और वॉर के बाद क्या हुआ? मैनचेस्टर वापस आ पाया? कभी नहीं। वॉर के बाद मैनचेस्टर कभी भी इंडिया के मार्केट में अपनी पुरानी पोजीशन वापस हासिल नहीं कर पाया। लोकल इंडस्ट्री तब तक बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। अब हम एक आम गलत फहमी को दूर करेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब सिर्फ बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज नहीं था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लार्ज इंडस्ट्रीज पूरी इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा ही थे। यहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स लुक एट द डेटा। 1911 में ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज, लगभग 67%, सिर्फ बंगाल और बॉम्बे में थी। पूरे देश में नहीं। नहीं, पूरे देश में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन का ही बोलबाला था। लेबर फोर्स का भी यही हाल था। हाँ, 1911 में सिर्फ 5% वर्कर्स रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में काम करते थे। सोचो, सिर्फ 5%। और 1931 तक ये नंबर सिर्फ 10% तक पहुंचा। तो बाकी 90% वर्कर्स कहाँ थे? वो छोटे वर्कशॉप्स और घरेलू यूनिट्स में काम करते थे, जो अक्सर गलियों और बाइलेन्स में होते थे और नजर भी नहीं आते थे। अब यहाँ एक और सरप्राइजिंग फैक्ट है। 20th सेंचुरी में चीप मशीन मेड धागे ने
स्पिनिंग इंडस्ट्री को तो खत्म कर दिया, लेकिन वीवर्स यानी बुनकर जिंदा रहे। सिर्फ जिंदा नहीं रहे, उनका काम बढ़ा। हैंडलूम क्लॉथ का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा। बिल्कुल। 1900 से 1940 के बीच हैंडलूम प्रोडक्शन लगभग 3 गुना हो गया। 3 गुना? लेकिन ये कैसे हुआ? सवाल उठता है, ये कैसे हुआ? इसका जवाब है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट चेंजेस। वीवर्स ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी फ्लाई शटल वाली लूम। लेट्स मेक दिस सिंपल। फ्लाई शटल एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसकी मदद से वीवर बहुत तेजी से कपड़ा बुन सकता था। अच्छा। इससे पर वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और ये काफी पॉपुलर हुई। ट्रैवनकोर, मद्रास, मैसूर जैसे इलाकों में 70 से 80% वीवर्स फ्लाई शटल का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन ये भी सच है कि सभी वीवर्स एक जैसी सिचुएशन में नहीं थे। सही कहा। जो बुनकर मोटा कपड़ा बनाते थे, उनका कंपटीशन सीधा मिल के कपड़े से था और उनकी डिमांड गांव में फसल कैसी हुई है इस पर डिपेंड करती थी। मतलब फसल खराब तो उनका काम बंद। हाँ, जब फसल खराब होती या अकाल पड़ता तो गरीब लोग कपड़े नहीं खरीद पाते थे। लेकिन जो बुनकर बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा यानी फाइनर वैरायटीज बनाते थे, उनकी डिमांड स्टेबल रहती थी। बिल्कुल, जैसे कि बनारसी या बलूचरी साड़ियाँ। अमीर लोग इन्हें हमेशा खरीद सकते थे, चाहे अकाल ही क्यों ना पड़ा हो। उनके मार्केट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था। और इसकी एक और वजह थी शायद, मिल्स के लिए खास डिजाइन वाले कपड़े बनाना भी मुश्किल था। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। जैसे साड़ियों पर बने हुए बॉर्डर या मद्रास के लुंगी और रुमाल के स्पेशल डिजाइन, ऐसे स्पेशलाइज्ड वीव्स को मिल प्रोडक्शन से आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स में इस तरह का एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कैसे सर्वाइव कर गया। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में सर्वाइव करने का मतलब ये नहीं था कि वीवर्स बहुत अमीर हो गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी और वो लंबे समय तक काम करते थे। अक्सर पूरा परिवार, औरतें और बच्चे भी प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस में काम करते थे। तो वो बीते हुए समय की निशानी नहीं थे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस का एक इंटेग्रल यानी एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। सही। सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे। इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। ये सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज की कहानी नहीं है। हमने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे और सबसे इंपॉर्टेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और हैंडलूम सेक्टर ने न सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि फ्लाई शटल जैसी नई टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सपैंड भी किया। वीवर्स ने कंपटीशन को फेस किया, कुछ ने मोटा कपड़ा बनाकर और कुछ ने स्पेशल डिजाइन्स बनाकर, जिन्हें मिल्स कॉपी नहीं कर सकती थी। तो अगली बार जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचें तो सिर्फ बड़ी फैक्ट्री की चिमनी के बारे में ना सोचें, एक छोटे से घर में फ्लाई शटल इस्तेमाल करते हुए वीवर के बारे में भी सोचें। और इससे एक सवाल उठता है, सोचिए हमारी आज की इकोनॉमी की और कौन सी ऐसी छिपी हुई कहानियां हो सकती हैं।